हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली, आपकी साइंस टीचर, आज आपके लिए फिर एक न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अध्याय 6 दहन और ज्वाला। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अध्याय 6 दहन और ज्वाला। बच्चों, घर पर, उद्योगों में व वाहनों को चलाने में विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। ईंधन शब्द से सभी बच्चे बहुत अच्छे से परिचित हैं। ईंधन के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। तो घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है। तो बताइए, घर पे कौन कौन से ईंधन हम उपयोग करते हैं। गोबर है, लकड़ी है, ये हम कहाँ यूज करते हैं, घर पे उपयोग करते हैं इनका खाना बनाने के लिए। कोयला है, कोयला का घर पे भी करते हैं, उद्योगों में भी करते हैं। कास्ट कोयला है, इसका भी दोनों जगह होता है। इसी तरीके से पेट्रोल, डीजल व सीएनजी ये वाहनों को चलाने में भी उपयोग करते हैं और इनका उद्योगों में ईंधन के रूप में भी उपयोग होता है। इसके बाद बच्चों, आपने मोमबत्ती सभी ने देखी होगी और मोमबत्ती को जलाया भी होगा। जब लाइट चली जाती है, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर हम मोमबत्ती से ही पढ़ते हैं। तो मोमबत्ती आपने सबने जलती हुई देखी होगी। कैसे जलती है ये मोमबत्ती? ज्वाला के साथ जलती है या फ्लेम के साथ जलती है। उसकी एक वाइट सी लौ निकलती है, उसके साथ वो जलती है। और आपने कोयले का भी जलना देखा होगा। कोयले का जलना क्या ज्वाला के साथ जलता है? नहीं, कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। तो बच्चों, ये मोमबत्ती का जलना और कोयले के जलने में आप अच्छे से अंतर समझ गए होंगे। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। दहन क्या है? आइए जानते हैं दहन क्या है। तो बच्चों, मैग्नीशियम के बारे में आपने सुना ही है। इसका सूत्र है Mg। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी तरीके से कास्ट कोयला, जो लकड़ी वाला कोयला होता है, जब हम इसको वायु में जलाते हैं तब क्या होता है? तो कास्ट कोयले को वायु में जलाने से हमको कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलती है और इसके साथ साथ ऊष्मा और प्रकाश भी मिलता है। तो हमने देखा कि ये चीजें वायु में जल रही हैं। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दहन क्या है बच्चों? वह रासायनिक प्रक्रम है जिसमें जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। ये देखिए, मैग्नीशियम का जलना ये दिखाया गया है। इसमें ये मैग्नीशियम को जलते हुए दिखाया है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती हैं और इसमें प्रकाश, ये देखिए प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, लाइट उत्पन्न हो रही है और ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो ये क्या है? ये दहन का उदाहरण है। इसी तरीके से कास्ट कोयला को जलाते हैं तो वो भी CO2 और ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये भी दहन का उदाहरण है। अब आगे आते हैं कि जिसका दहन होता है, जिस पदार्थ को हम जलाते हैं, वह क्या कहलाता है? दाह्य कहलाता है और इसको हम ईंधन भी कहते हैं। तो यहां हमने किसको जलाया है? मैग्नीशियम को और कास्ट कोयला को। तो ये मैग्नीशियम और कास्ट कोयला ये दोनों क्या कहलाएंगे? दाह्य पदार्थ कहलाएंगे। ये जल करके ऊष्मा दे रहे हैं तो ये दाह्य पदार्थ हैं और इनको हम और क्या कहते हैं? ईंधन भी कहते हैं। अब ईंधन किस रूप में होता है? ईंधन का वो जानते हैं, इसकी अवस्था जानते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। तीनों में से किसी भी रूप में ईंधन हो सकता है। ठोस का उदाहरण बताइए। लकड़ी, कंडा, ये सब किसका उदाहरण है? ठोस ईंधन का उदाहरण है। ऐसे ही द्रव ईंधन का बताइए। पेट्रोल, ये सब द्रव ईंधन है। और गैस का CNG है, LPG है, ये गैस ईंधन है। तो ईंधन किस किस रूप में होता है? ईंधन तीनों ही रूप में
मौजूद होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में। तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में ईंधन हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला या लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है। ये हमने भी मैग्नीशियम के उदाहरण में देखा। कभी कभी जब हम दहन करते हैं तो उसमें ज्वाला या लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न हो सकता है, मतलब ज्वाला या लौ निकलेगी जो कि प्रकाश भी उत्पन्न करेगी। तो ये हमने दाहे या ईंधन के विषय में जाना। अब बच्चों एक बात बताइए, हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए किसका कार्य करता है? ईंधन का कार्य करता है। ईंधन का कार्य कैसे करता है, आइए जानते हैं। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होता है। जब हम भोजन को लेते हैं तो ये शरीर में पहुंच करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके अपघटित होता है और इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। में क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। अतः भोजन क्या है? हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। अच्छा बच्चों, आपने देखा कि जो पदार्थ जिनका दहन हो रहा है वो दाहे कहलाते हैं और कुछ पदार्थों का दहन नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को आज हम देखते हैं कि कौन से पदार्थ हैं जो जल करके ऊष्मा दे रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो जल करके ऊष्मा नहीं देते हैं, जलते नहीं हैं। सबसे पहले है लकड़ी। लकड़ी जल सकती है? बिल्कुल, लकड़ी जलती है, जल करके ऊष्मा देती है। तो लकड़ी क्या है? दाह्य पदार्थ है, तो इसको यहाँ पे टिक कर देंगे। दूसरा है कागज। कागज भी जल सकता है, कागज को तो हम इजीली माचिस से जला सकते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी दाह्य पदार्थ है। अगला है लोहे की कील। लोहे की कील को हम जला नहीं सकते, तो ये कैसा है? अदाह्य पदार्थ है। तीसरा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल तो बहुत तेजी से जलता है, मिट्टी के तेल को तो जरा सी भी माचिस दिखाएंगे तो वो जलने लगेगा, तो ये भी बच्चों क्या है? ये भी दाह्य पदार्थ है। अब लेंगे पत्थर का टुकड़ा। पत्थर के टुकड़े को हम नहीं जला सकते, पत्थर के टुकड़े पर हम कितना भी कुछ करें ये जलता नहीं है, तो ये क्या है? अदाह्य पदार्थ है। उसके बाद है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ भी दाह्य पदार्थ है। कास्ट कोयला, लकड़ी वाला कोयला जिसे हम जला सकते हैं, तो ये भी क्या है? दाह्य पदार्थ है। माचिस की तीलियां, ये भी जल सकती हैं। इनको तो हम जलाने के लिए ही इस्तेमाल में करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, तो ये भी क्या है? दाह्य पदार्थ है। अगला है कांच। कांच को हम नहीं जला सकते, तो कांच क्या है? कांच अदाह्य पदार्थ है। इसको हम इस पर टिक कर देंगे। तो ये थे बच्चे दाह्य और अदाह्य पदार्थों की सूची, जिसमें हमने बताया कि कौन से पदार्थ हैं जो जल सकते हैं और कौन से पदार्थ हैं जो जल नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं दहन के लिए वायु की आवश्यकता। दहन के लिए वायु की आवश्यकता। तो बच्चों इसमें हम जानेंगे क्या दहन के लिए वायु की जरूरत है, क्या वायु आवश्यक है। तो इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखते हैं। ये हमने एक मेज ले ली, उसके ऊपर एक जलती मोमबत्ती लगाई और फिर कांच की एक चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखते हैं कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। हमने ये मोमबत्ती रख दी और ये कांच के 2 गुटके लगाए और इन गुटकों के ऊपर हमने ये कांच की चिमनी रख दी। तो इन गुटकों के रखने से क्या होगा? इसमें नीचे जगह बन जाएगी और नीचे जगह से होकर के इसके अंदर वायु प्रवेश होती रहेगी। फिर क्या करेंगे? हम इन गुटकों को हटा लेंगे। अब ये गुटकों को हटा लेंगे तो चिमनी बिल्कुल मेज पर आ जाएगी और जब मेज पर आ जाएगी तो फिर हम इस लौ का अध्ययन करेंगे। जलती हुई मोमबत्ती की लौ को हम देखेंगे। तीसरे में क्या करेंगे हम कि इसको ऊपर से एक किसी से प्लेट या किसी गत्ते आदि से इसको ढक देंगे चिमनी को। फिर हम देखेंगे क्या होता है। तो अब इन तीनों ही स्थितियों में हम अलग अलग ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग देखेंगे कि क्या हुआ। तो बच्चों अवस्था ए में जिसमें ये गुटके रखे हुए थे, इस वाली में ये गुटके रखे हुए थे और चिमनी थोड़ा गुटके की वजह से ऊपर हो गई थी, तो इसकी वजह से वायु नीचे से प्रवेश कर रही थी। तो अवस्था ए में क्या होगा कि जो मोमबत्ती है वो निर्बाध रूप से जलेगी। मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है अवस्था ए में, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। ये
इसमें वायु हम जानते हैं कि नीचे से प्रवेश कर सकती है। अब अवस्था बी में क्या होगा? जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती। बच्चों हम जानते हैं कि जो बी में नीचे से जो वायु है उसका प्रवेश होगा ही नहीं, क्योंकि चिमनी बिल्कुल मेज से चिपक गई है, इसलिए नीचे से वायु का प्रवेश होगा नहीं। तो हम देखेंगे कि ज्वाला में कंपन होता है। ज्वाला में क्या होगा? कंपन होगा, ज्वाला हिलेगी, उसमें कंपन होगा और धुआं उत्पन्न होने लगेगा। कंपन के साथ में इसमें क्या उत्पन्न होगा? धुआं उत्पन्न होगा। और सी कंडीशन में हम देखेंगे, जबकि हमने वायु बिल्कुल ही रोक दी, ऊपर से भी इसको ढक दिया और नीचे से भी कहीं से वायु नहीं जा रही, तो हम देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ गई। हम देखेंगे कि मोमबत्ती यहाँ पे क्या हो गई? बुझ गई। तो इन तीनों ही प्रयोग से बच्चों हमने क्या देखा, क्या सीखा हमने? तो इस प्रयोग से हमने जाना कि जलने के लिए या दहन के लिए वायु आवश्यक है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। यहाँ पर वायु जा रही थी तो वो आसानी से जल रही थी, आसानी से उसका दहन हो रहा था, जबकि यहाँ पर वायु कम जा रही थी तो उसमें कंपन होने लगा और धुआं उत्पन्न होने लगा। और तीसरी कंडीशन में वायु बिल्कुल भी नहीं गई तो मोमबत्ती बुझ गई, यानी कि दहन समाप्त हो गया। इससे हमारा सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु की आवश्यकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सूर्य। बच्चों सूर्य भी तो हमको ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो क्या ये दहन का उदाहरण है? सूर्य से भी हमको ऊष्मा मिलती है और प्रकाश भी दे रहा है, ये दहन की वजह से दे रहा है? नहीं। सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं के कारण से होता है। अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या है बच्चों, इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ये अभी आपके स्तर का नहीं है, इसको हम आगे समझाएंगे। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा बहुत सारी ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। अब बच्चों आपने देखा होगा कि अक्सर कोई व्यक्ति कहीं काम कर रहा है और उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली, तो हम क्या करते हैं? आग को बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल में ढक देते हैं, कंबल में लपेट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कंबल में लपेटने से जो उसके कपड़े थे जो दाह्य पदार्थ का कार्य कर रहे थे और उन्होंने जो आग पकड़ ली थी, तो जब हम उसको कंबल से ढक देंगे तो वह बाहर से ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाएगा, और जब बाहर की ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाएगा तो फिर आग बुझ जाएगी, इसलिए हम उसको कंबल से ढकते हैं। अतः इससे भी यही प्रूफ हो रहा है कि दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को हम कंबल से ढक देते हैं, जिससे कि जो उसके कपड़े दाह्य पदार्थ का कार्य कर रहे थे उनका ऑक्सीजन से संपर्क खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब बच्चों आपने घर में माचिस की तीली तो देखी होगी, सबने देखी है, माचिस का तो डेली का हमारा काम है। तो माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? कभी ये आपने देखा है माचिस की तीली क्या अपने आप जलने लगेगी? ऐसा होता है? नहीं, माचिस की तीली कभी भी अपने आप नहीं जलेगी। इसके बाद कागज का टुकड़ा है, इसके पास आप जलती हुई तीली लाइए तो क्या होगा? कागज का टुकड़ा जलने लगेगा? हाँ बिल्कुल जलने लगेगा। कागज के टुकड़े के पास आप जैसी जलती हुई तीली लाएंगे तो वो जलने लगेगा। लेकिन अगर लकड़ी या कोयला आपके पास है मान लीजिए और उसके पास आप जलती हुई तीली लाए तो क्या वो तुरंत जलने लगेगा? तो वो नहीं जलेगा। आप केवल जलती हुई तीली से आप लकड़ी या कोयले को ऐसे ही नहीं जला सकते, बल्कि उसको जलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कागज की या मिट्टी के तेल की। या तो कागज लगाना पड़ेगा या मिट्टी का तेल लगाना पड़ेगा, या बहुत से लोग लकड़ी को जलाने के लिए सर्दियों के टाइम पे पॉलिथीन का भी यूज कर लेते हैं, तो ये जलाएंगे तभी ये जलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ चीज तुरंत जलने लगी लेकिन कुछ चीजों को जलाने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, कुछ एक्स्ट्रा पदार्थ हमको प्रयोग करने पड़े? तो बच्चों ऐसा होता है ज्वलन ताप की वजह से। अब ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम मीन्स वह कम से कम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, इसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब जलने के लिए भी किसी पदार्थ को एक निश्चित तापमान चाहिए तब वो जलेगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है इसका ज्वलन ताप कहलाता है।
तो कागज का टुकड़ा है, इसका ज्वलन ताप बहुत कम है, ये इजीली जलने लगता है। लेकिन लकड़ी या कोयला है, इनका ज्वलन ताप ज्यादा है। इनको ज्वलन ताप तक पहुंचाने के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, तब ये ज्वलन ताप तक पहुंचते हैं और तब ये जलते हैं। बच्चों, आपने सुना होगा कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में भी आग लग जाती है। ये आपने सुना होगा, अक्सर हम पेपर में पढ़ते हैं कि जंगलों में आग लग गई। तो ये सब क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर, जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, तो कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है और घास से आग पेड़ों में फैल जाती है और जल्दी ही इससे पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। और ये आग इतनी भयंकर होती है कि इसको बुझाना बहुत कठिन होता है। बच्चों, अधिक गर्मी के कारण भी कुछ जो घास है सूखी, वो गर्मी की वजह से आग पकड़ लेती है और फिर ये आग पेड़ों की तरह बढ़ जाती है और ये बहुत भयानक होती है। इसको बुझाना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, बहुत कठिन कार्य होता है। अब बच्चों, एक चीज बताइए, माचिस तो सबने देखी है, अभी हमने ये पीछे भी बात करी थी, क्या कमरे के ताप पे माचिस अपने आप जल जाएगी? नहीं जलेगी ना। तो माचिस को जलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माचिस को जो डिब्बी होती है उसके बगल में हमको रगड़ना पड़ता है, तब वो जलती है। तो क्या होता है माचिस में जो इस तरीके से जलती है? तो चलिए आइए जानते हैं माचिस के बारे में। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े, मतलब चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े लेते थे और उनको गंधक में डुबो करके उसको माचिस की तरह प्रयोग करते थे। ये माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ? बाद में क्या, माचिस के सिरे पर आजकल क्या होता है, माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ये लगा देते हैं। जो माचिस की तिली होती है उसके सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा देते हैं। और जो रगड़ने वाली सतह होती है डिब्बी की, जो जिस पर हम रगड़ते हैं, उस पर क्या लगाते हैं? उस पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा देते हैं। और जब हम इसको रगड़ते हैं तो ये किस तरीके से जलती है? रगड़ने पर जो लाल फास्फोरस है, जो डिब्बी की सतह पर लगा हुआ था, वो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। लाल फास्फोरस किस में बदल जाता है? श्वेत फास्फोरस में। ये देखिए माचिस है, ये इसकी तीलियां हैं और ये तीलियों के सिरे पर जो लगा है ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होता है। और जो घिसने वाली सतह है इस पर जो लगा है, इस पर ये चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। और जैसे इस तिली को इस सतह पर रगड़ते हैं हम, जैसे घिसते हैं, तो क्या होता है? लाल फास्फोरस जो होता है वो श्वेत फास्फोरस में बदल जाता है। और फिर श्वेत फास्फोरस में बदल के क्या होता है उसमें? श्वेत फास्फोरस तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा दे देता है उसको। ये क्या करता है, ये जो श्वेत फास्फोरस है जैसे जलने लगेगा तो ये जो तीली के सिरे पर जो पोटेशियम क्लोरेट लगा है उसको ये पर्याप्त ऊष्मा दे देगा, जिससे क्या होगा, और उस ऊष्मा से एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाएगा। और दहन प्रारंभ हो जाएगा मतलब माचिस जल जाएगी। तो ये इस तरीके से माचिस जलती है। एक बार और इसको हम समझते हैं। जो माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है? माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, जबकि जो डिब्बी होती है उसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। और जैसे ही माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो जो लाल फास्फोरस है, कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है और यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे हुए पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त ऊष्मा उसे दे देता है, जिससे जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था उसका दहन प्रारंभ होता है और माचिस जल जाती है। तो इस तरीके से माचिस की तीली जलती है। तो बच्चों, हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ते जब तक कि उनका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। मतलब जब तक ज्वलन ताप से कम ताप रहेगा, जब तक वो आग नहीं पकड़ेंगे, तो उनको
हर पदार्थ को जलाने के लिए, दाह्य पदार्थ को जलाने के लिए उनको हमको ज्वलन ताप तक पहुंचाना ही पड़ता है। इसी तरीके से आपने देखा है कि मिट्टी का तेल है, घर में रखा है, तो क्या वो आग पकड़ लेगा? नहीं पकड़ेगा। जब तक वो ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आग नहीं पकड़ेगा। इसी तरीके से जब हम बर्तनों में तेल गर्म करते हैं, खाना पका रहे हैं, तो पहले ही नॉर्मल तेल आग पकड़ लेता है? नहीं पकड़ता। और फिर हम मान लीजिए तड़का लगा रहे हैं, तड़का वाले बर्तन में हमने थोड़ा सा तेल डाला, तो पहले उसको गर्म करना शुरू करेंगे, वो आग बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, गर्म होता रहेगा, उसमें से धुआं निकलेगा। लेकिन जब हम उसको ज्यादा गर्म करेंगे, जब बर्तन ज्यादा गर्म कर देंगे, तो क्या होगा? वो तेजी से आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? पहले तो नहीं पकड़ी, और बाद में जब वो ज्यादा गर्म हो गया तब उसने आग क्यों पकड़ ली? तब उसने आग इसलिए पकड़ ली क्योंकि उसका जो ताप था वो ज्वलन ताप के बराबर हो गया। पहले ज्वलन ताप से कम था तो उसने आग नहीं पकड़ी, और अब उसका ताप ज्वलन ताप से अधिक हो गया तो उसने आग पकड़ ली। तो बच्चों, कोई भी पदार्थ, दाह्य पदार्थ, जब तक आग नहीं पकड़ सकता, जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम रहता है। उसको आग पकड़ने के लिए उसका ताप ज्वलन ताप के बराबर होना जरूरी है। ज्वलन ताप पर ही वो आग पकड़ता है। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इससे आगे के टॉपिक के साथ। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसको एंड तक भी जरूर देखा होगा। और अगर आपको ये वास्तव में पसंद आया है और आपके लिए वास्तव में उपयोगी है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर कीजिए, और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।